तेरा मकसद धुंध नगर। धुंध नगर थाना के पास ही आसपास है क्या? बुढ़िया के ले लो, बुढ़िया का थाना रोड पर बटन बाबा, बुढ़िया के लो, बुढ़िया का। बारात आया था धुंध नगर थाना के। साथियों नमस्कार, निर्भय पंछी की ओर से आज हम भारत और चीन के संबंध को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, पक्ष और सरकार के बीच जो चर्चाएं चल रही है उस पर हम बात करेंगे। सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के पीएन सिंह तोमर, उनसे जानते हैं कि वास्तव में चीन और भारत का जो संबंध है, सीमा को लेकर विवाद है, उस पर जो है उनका क्या कहना है और उन्होंने जो अपने ड्यूटी के दौरान जो काम किया है और उनका जो है व्यवहारिक जो अनुभव है, उसके तहत हम जानते हैं कि उनका जो है क्या कहना है। तो आइए हम बात करते हैं पीएन सिंह तोमर जी से। संपादक जी महाराज, आपके निर्भय पंछी की तरफ से मेरे भारत के तमाम साथियों, दोस्तों को सादर नमस्कार और देश के उज्जवल भविष्य और कल के आने वाली कल के जिनके कंधे पर देश का उज्जवल भविष्य आएगा, उन सारे बच्चों को इस फौजी की तरफ से बहुत बहुत प्यार। आपका भविष्य उज्जवल हो, देश आने वाले समय में दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। जहाँ तक संपादक जी ने मुझसे प्रश्न किया है, बीएसएफ के अधिकारी होने के नाते यह मेरा सौभाग्य है कि डिप्टी कमांडेंट रहते ही मैंने 18 बटालियन जो कमांडो यूनिट मानी जाती है, उसका 2 वर्षों तक सक्षम कमांड किया, जो श्रीनगर के उरी सेक्टर में रही। बाद में कल्याणी में बटालियन को लेकर के हम लोग आए और वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। मेरा जो चाइना के बारे में, क्योंकि बीएसएफ चाइना बॉर्डर पर तैनात नहीं है, आईटीबीपी और आर्मी तैनात है, उतना मुझे चाइना बॉर्डर के बारे में उतना अनुभव तो नहीं है, क्योंकि हम श्रीनगर की चोटियों पर, मैं उरी सेक्टर में रहा हूँ, त्रेगांव में रहा हूँ, ऐसी चोटियों पर रहा हूँ जो चीन की चोटियों के समकक्ष है। अब त्रेगांव में मेरा आकाश पोस्ट था जो 19,000 फीट पर है। तो तकरीबन जो भौगोलिक स्थिति है और जो सामरिक ताना बाना है, वो करीब करीब मिलती जुलती है। उस आधार पर मैं ही कहूँगा, यह देश का, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लगाव नहीं है। मैं विशुद्ध फौजी हूँ और मरूंगा भी तो विशुद्ध फौजी मरूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरा परिवार
प्रथम विश्व युद्ध से ही 14 रेजिमेंट में कार्यरत रहा है। तो बेसिकली आई बिलोंग टू द मिलिट्री फैमिली। नेशनलिटी, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, सार्वभौमिकता, ये सारी पर्यायवाची जो शब्द हैं उनका मैं पृष्ठपोषक ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे खून में है। तो मेरे दोस्तों, मैं विषय पर प्रकाश डालूं इसके पहले कांग्रेस के, चूंकि ये प्रश्न इंटर रिलेटेड है, मैं कहने के लिए बाध्य हूं कि 1947 में आज़ादी के बाद जो घटनाएं घटीं और कांग्रेस पार्टी का देश के प्रति जो जवाबदेही रही, चाहे वो वैदेशिक हो और चाहे वो घर की हो, पूर्णतः विपरीत रही। और अभी मैं जो रियलिटी आपके सामने बताऊंगा, आप मेरे विचारों से सहमत हों। ना मैं बायस्ड हूँ, ना मैं प्रेजुडिस हूँ, क्योंकि कभी सैनिक जो है ना बायस्ड हो सकता है ना प्रेजुडिस हो सकता है। वो वही बात कहता है जो धरातलीय सच्चाई है। 1947 के बाद ही 48 के लगभग में 48 में उस समय देश के कमांडर इन चीफ सर रॉबर्ट अलहर्ट होते थे, जो काफ़ी उच्च स्तरीय कमांडर थे, बहुत सीनियर थे। चाइना का रुख प्रारंभ से ही आपके देश की आज़ादी के बाद से ही उसके रुख में परिवर्तन हुआ। माओ तुंग के बाद जो उसने पॉलिसी, बाद में जो भी लोग आए, उनकी आक्रामक नीति, दूसरे के ज़मीन पर कब्जा करना, ये उनके राष्ट्र हित में रही, मतलब राष्ट्र के एक तरह से कहिए कि पॉलिसी रही। जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है आतंकवाद फैलाना, आपको डिस्टर्ब करना, आपको हर तरह से परेशान करना, आपके आर्थिक नीति को समाप्त करना, ठीक उससे भी बदतर रही चाइना की हालत। तो अलहर्ट साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से उथल पुथल वाली है और हमें सामरिक दृष्टिकोण से तैयारी करनी चाहिए और इस संवेदनशीलता को समझना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने बड़ा टके से जवाब दे दिया कि नहीं, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, कोई सामरिक स्थिति खराब नहीं है। और मुझे उन्होंने दो टूक कहा कि हमें सेना की भी जरूरत नहीं है, हमारी पुलिस जो है वो सक्षम है, पूरे देश की हिफाजत कर सकती है। और मेरे दोस्तों, मुझको बड़ा, मैं द्रवित हूँ इस बात को, मतलब मैं, आप विश्वास करेंगे, मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि ऐसे राष्ट्र नेता का वक्तव्य एक चीफ ऑफ द स्टाफ के साथ इस तरह का वार्तालाप अशोभनीय नहीं था, बल्कि भर्त्सना के योग्य था। लेकिन फौजी ने बर्दाश्त किया। और आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा कि बीके कृष्णमेनन जब तत्कालीन रक्षा मंत्री के अलावे जितने भी उनके पार्लियामेंट के सदस्य थे, सारे के व्यूज, सारे के विचार तकरीबन एक ही थे। तत्कालीन उस समय मोरारजी देसाई साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण
और सेना के बारे में सुसंगठित करना महात्मा गांधी की अहिंसा के सिद्धांत की हत्या करना होगा। आप इस पर्टिकुलर शब्द का कि आप विश्लेषण करें, मैं आप पर ही विश्लेषण छोड़ता हूं। मैं ये विश्लेषण मेरे बंधुओं में आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको इस मातृभूमि से थोड़ी भी प्यार है, ये वसुधा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हैं, ये पृथ्वी आपकी, आपको खाना, आपकी माँ आपको पैदा करती है, लेकिन ये पृथ्वी जगत जननी आपको भोजन देती है, आपके रहने के लिए, आवास के लिए आपको जमीन, मतलब आपकी अपनी माँ से भी इसकी महत्ता, इसका महत्व, इसका गुरुत्व ज़्यादा है। आप शांत भाव से इस वृद्ध फौजी की बात को अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप मेरे बंधुओं पाएंगे कि मैं अक्षरशः सत्य हूँ, और आपको सुन के आश्चर्य होगा। 1950 में भारतीय फौज ल्यासा मतलब तिब्बत में थी। यह अत्यंत दुर्भाग्य है मेरे बंधुओं कि उस फौज को बफर स्टेट, कोई भी बेवकूफ राष्ट्र भी बफर स्टेट को नहीं छोड़ता। आइए बैठिए। बफर स्टेट के साथ कभी समझौता नहीं करता, लेकिन इन देशद्रोही कांग्रेसियों ने उसके साथ भी समझौता किया और भारतीय फौज को ल्यासा से निकाल दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि मैं आपको कोई अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं। रिजल्ट ये हुआ कि चीन ने ल्यासा को कब्जे में कर दिया और दलाई लामा को अपने जान बचाने के लिए अपने विश्वस्त लोगों के साथ भाग करके भारत में शरण लेना पड़ा, और बफर स्टेट कहां चला गया? चाइना के अंदर चला गया। आज बफर स्टेट आपके साथ होता तो न ये लद्दाख की समस्या होती, न जो कल घटना घटी है 300 फौजी उसकी होती। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, पंडित नेहरू विश्व स्तरीय नेता बनने के ख्वाब में देश के को रसातल में पहुंचा दिया। एक घटना घटी थी जम्मू में, आपने कव्वालियों को रोक दिया। सरदार पटेल कहने के बाद भी जब करियप्पा साहब थे आपने रोक दिया, जिसका रिजल्ट कि अनंतनाग, जहां मैं रहा हूं, पूरी में रहा हूं, अनंतनाग तक वो कव्वाली आ गए थे। वो तो किस्मत है कि कुछ घंटों में उसको पूरी आगे कर दिया। 1/4 12 घंटे के अंदर कहा था जनरल ने कि 12 घंटे के अंदर मैं सारा जो आज तथाकथित जो आप तथाकथित जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी ले लूंगा। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा मैं आत्महत्या करूंगा। पटेल आत्महत्या करने के बाद मतलब होता है देश में विद्रोह, क्योंकि उस समय 75 साल पहले की स्थिति नहीं थी। आज 75 साल के बाद सारी चीजें बदल चुकी है। मैं आपसे पूछता हूं, देश का विभाजन हुआ जाति धर्म के आधार पर, फिर जाति धर्म के आधार पर हुआ तो क्यों नहीं ट्रांसफर ऑफ द सिटीजन हुआ? क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर ऑफ द सिटीजन? 2 साल के बाद आजादी मिलती, 2 साल के बाद आजादी मिलती, लेकिन आज हम सुख शांति से जीते। आज ये स्थिति नहीं होती। आज एक ओबीसी का भाई कहता है, ओबीसी जो अपने को तन से जुदा, उसका छोटा भाई कहता है कि 25 लाख हम हैं और तुम 25 करोड़ हम हैं और 100 करोड़ तुम हो। पुलिस को हटा लो, मैं तुमको क्या करूंगा अंजाम तुम देख लेना। बात सही है,
मैं हिंदू शब्द यूज नहीं करता। आपके घर में एक हिंदुओं के घर में एक सांप निकलता है तो सांप को मारने के लिए आपके घर में लाठी नहीं है। भगदड़ में जाते कहाँ से लाठी लाएंगे सांप मारे। लेकिन आप जाइए, मैं इस बात को एक फौजी इस उम्र में मैं कुछ हर बात खोल कर नहीं बताना चाहता। आप खुद अपने मन में विचार करें कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति कितने सजग हैं। देश की सुरक्षा भाड़ में जाए। आप अपनी सुरक्षा जब नहीं कर सकते तो आपकी क्या हिम्मत है जो देश की सुरक्षा करे। देश की सुरक्षा वही करता है जो खुद सुरक्षित है। जब हम सारे हिंदू धर्मावलंबी अपने को सुरक्षित रखेंगे, ये देश भारत माता को भी सुरक्षित रखेंगे। जब आप नहीं सुरक्षित होंगे तो अब माँ की क्या सुरक्षा करेंगे। जब मैं सुरक्षित हूं तो मेरी माँ भी सुरक्षित है। माँ का मतलब मेरे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूं। 1957 से लेकर 61 तक एस थिमैया वन ऑफ द बेस्ट जनरल जो अयूब खां के सहपाठी थे। अयूब खान ने अपने देश पे तख्ता पलट किया। आप सुन के आश्चर्य होगा, रक्षा मंत्री से उनके वार्तालाप नहीं होते थे। आप सोचिए कि रक्षा मंत्री और देश का डिफेंस का चीफ ऑफ द स्टाफ के साथ वार्तालाप श्रीमान जी वार्तालाप नहीं होते थे। ऐसे कटु संबंध थे। और थिमैया ने क्योंकि थिमैया ने जो भी सलाह दिया इसने नहीं माना। अंत में थिमैया साहब ने रिजाइन कर दिया। और पंडित नेहरू के कहने के बाद, पंडित नेहरू के लगातार घंटों प्रयास के बाद तब रिजाइनेशन एक्सेप्ट किया। अब मैं 62 की बात करता हूं, क्योंकि 62 का जो पहलू आप समझेंगे तो अभी जो घटनाएं घट रही हैं आपको बड़ा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये 303 एब्सोल्यूट कर दिया गया कि लड़ाई के काबिल नहीं है। ये डंडा है, वो सिंगल राउंड फायर करता है। डंडा है ये, डंडा है। लेकिन आपको सुन के दुख होगा, क्योंकि मेरे पूर्वज उस जमाने में इस लड़ाई में शामिल थे, इसलिए मुझको दर्द होता है। कहा है, जाके पाँव न फटे बवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तुम क्या जानो कि क्या राष्ट्रवाद होता है, देश की सीमा क्या होती है, 19,000 फीट बोलने की बात सियाचिन क्या होती है। तुम क्या जानो। तुम तो इस तथाकथित सामंतवाद, ये लोकतंत्र नहीं है, ये सामंत तंत्र है और लूट तंत्र है। तुम जिस लोकतंत्र की बात करते हो, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये सामंत तंत्र है। और सामंत तंत्र तथाकथित लूट तंत्र। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर वस्तु स्थिति पर आता हूं। 1962 में हमारे भाई, हमारे फौजी, मेरे पूर्वज लाल सेना के विरुद्ध यही 303 लेकर के लड़ने के लिए अभिशप्त थे। और हमारे 7,000 फौजी ऑफिसर कम जवान या तो मारे गए या उनके द्वारा कैद कर दिए गए। और 2,000 इस लाठी से उन्होंने घायल किया। आप समझ सकते हैं कि ये विडंबना थी। अंत में क्या कहा, मुझे ये अच्छे से याद है, उसमें मैं मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट था। आज भी मेमोरी मेरी कायम है मेरे दोस्तों। जब तेजपुर, बॉम्बडीला नहीं, तेजपुर
मैं तेजपुर से चाइनीज लौट गए। साहब सुनिए जरा, तेजपुर से लौट गए, पंडित नेहरू ने रेडियो पर स्पीच दिया। मैं उस रेडियो के स्पीच को अभी आपको दोहराता हूं। पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आज तक स्वप्न लोक में विचरण कर रहा था। आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड ऑफ पंडित प्राइम मिनिस्टर, जो मेरे प्रथम प्रधानमंत्री जी महोदय थे, उनका जो स्टेटमेंट में सेम रिपीट कर रहा हूं। मैं आज तक स्वप्न लोक में विचरण कर रहा था। इस लड़ाई ने मुझे धरातल पर आके रख दिया। मुझे बॉम्डिला के लोगों के, और वो बढ़ते आ रहे हैं, मुझे आसाम के लोगों की चिंता है। और चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शांति काल में तो बहुत बोलता है, लेकिन युद्ध के समय भी चुप नहीं रहता है। और उनका ये स्टेटमेंट था। बॉम्डिला में कलेक्टर साहब, तमाम प्रशासन भाग करके गुवाहाटी आ गए। उसकी इनके वक्तव्य से इतना दहशत हुआ कि भाग आए, वो तेजपुर से लौट गए। और आज भी मेरे बंधुओं, 38,000 एकड़ जमीन चाइना के कब्जे में है, जहां उसने पूरी तरह से, मैं समझता हूं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी का मुझे पता नहीं है, आपको मैं दिग्भ्रमित करूंगा नहीं, लेकिन उसने अपनी रियाया बैठा ही दिया होगा। आज भारत के पास अब कोई ऐसा अर्जुन पैदा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 38,000 हटाना आपके लिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ये बहुत कठिन प्रश्न है। और आज जो घट रहा है, मैं आपको खुलेआम कहता हूं, अगर ये कांग्रेसी होते तो लास्ट में लद्दाख भी चला जाता, क्योंकि अफसोस होता है। केजरीवाल IRS सर्विस का अफसर है, IRS सर्विस, वन ऑफ द बेस्ट कैडर ऑफ दिस कंट्री। वो जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डूब बनना चाहिए उसको तो डूब बनना चाहिए। आज सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली है। क्या किया उसने? सजबाग दिखाता है। क्या किया? जो अपने गुरु का नहीं हुआ, आज तक गुरु का जो नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? और ही द मोस्ट सेल्फिश पर्सन, मोस्ट सेल्फिश। क्या किया दिल्ली के लिए उसने? जहां की बच्चे, आज समस्या है, पाठक जी महाराज, मेरे संपादक जी महाराज, बच्चे पैदा होते हैं, उनकी 5 साल आयु कम हो रही है। जो आदमी पॉलिट के प्रति, जो बच्चे की जिंदगी नहीं बचा सकता, वो देश की जिंदगी क्या बताए? ये बताइए कि अभी जो भारत सरकार की ओर से चीन की सीमा पर जो कार्रवाई हुई है, एक पूर्व फौजी होने के नाते उस पर आप कितना सहमत है, आश्वस्त है कि हमारा सीमा जो है सुरक्षित है? मैं साफ शब्दों में कहूंगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि अर्जुन की तरफ श्री मोदी तैनात हैं, राजनाथ सिंह ऐसे नेता तैनात हैं, और कभी भी चाइना हिम्मत कर सकता। आज के तारीख में हमारी फौज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रूप्स है। ठीक है, चाइना एटॉमिक हिसाब से हमसे जरूर आगे है, लेकिन हमारी फौज को इस देश, वर्ल्ड में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको उसका सामना कर सके। और